ओके, आर्टिकल 48 देखो, अनुच्छेद 48A। आर्टिकल 48A, अनुच्छेद 48 से लिखते चलो, समझते चलो। लिखो, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, दो वर्ड है पहले तो। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, दो वर्ड ही है ना। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये तो प्रोटेक्शन तो एनवायरनमेंट का करेंगे और सेफ गार्डिंग इसकी करेंगे, सेफ गार्डिंग, गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। ये लिख लिया जाए। देखो, वन व वन्य जीवों की रक्षा, वन व वन्य जीवों की रक्षा तथा पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, तथा पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, तथा पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, ये दो वर्ड आते हैं हमारे आर्टिकल 48A के अंदर। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ए आ गया, मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, जो आया था 1976 में। पहला पॉइंट बोलता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसका संरक्षण किया जाएगा और संवर्धन किया जाएगा। बेसिकली इससे रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल के जो कानून है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना, ये जो एक्ट रहेंगे, ये एक्ट से रिलेटेड रहेंगे, आर्टिकल 48A से रहेंगे। जो प्रोटेक्शन किया जाता है वाटर का, एनवायरनमेंट का, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ये हमारा वातावरण ही तो है। वातावरण का पहले तो करेंगे हम संरक्षण, संरक्षण के लिए कानून बनाएगी सरकार, उसके लिए आर्टिकल 48A आएगा। उसके अलावा इसका संवर्धन भी करेगी, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो भी आर्टिकल 48A के तहत ही लगाया जाएगा। प्लांटेशन करना ज्यादा से ज्यादा, वो भी जिसके तहत आता है, इसी के तहत आता है। नदियों की सफाई करने के लिए नमामि गंगे योजना, वो भी आर्टिकल 48A के तहत ही आएगी। दो बातें याद रखेंगे, पर्यावरण का क्या करना है हमारे को यहाँ पे, ये बताओ। संरक्षण करना है और उसका इंप्रूवमेंट करना है, यानी हमारा जो आसपास का पर्यावरण है वो इंप्रूव होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, AQI कितना है यहाँ पर, कि यहाँ पे जयपुर का, जोधपुर का बिगड़ चुका है, गाजियाबाद का बिगड़ चुका है, तो उसे सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। फिल्टर सिस्टम लगाए जाएंगे, एयर सक्शन पंप लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो भी प्रकार के जो एयर पार्टिकल्स है, PM2.5, PM10 है, SO2, NO2, CO या CO2 है, O3 है, उनको कंजर्व कर जाए सबको। डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएगी वो सब आएगी हमारे आर्टिकल 48A के तहत। तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, तो पी का क्या करना है, PI याद रहेगा। और रक्षा जिसकी करेंगे हम लोग, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, वन व वन्य जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी राज्य की। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48A के तहत। इसीलिए बहुत सारे जो जानवर है उनके शिकार पे बैन लगा दिया गया है, कोई व्यक्ति इनका शिकार नहीं कर सकता। क्या बाघ का शिकार किया जा सकता है? नहीं। हिरण नहीं। कोई सोचे तो सलमान खान से पूछ ले कि क्या होता है, ठीक है ना। बाघ का शिकार बाघ खुद ही नहीं करने देगा यहाँ पे, यानी किसी भी प्रकार का कोई जानवर रहेगा हमारा, वो भी मानव के बराबर समझा जाएगा। अगर हम लोग इनको मारते चले जाएंगे तो एक दिन क्या एक्सटेंट हो जाएंगे। एक्सटेंट यानी फिर हम लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि देयर वाज ए लायन, ये 3D प्रिंटिंग पे देख ले बेटा, हमें ओरिजिनल दिखाओ। ओरिजिनल तो वो है ही नहीं। क्या हम लोग आज डायनासोर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमारी इच्छाएं खूब सारी होती है,
इसीलिए देखा जाता है कि डायनासोर पे जब कोई मूवी बनती है तो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन जाती है, क्योंकि लोगों की इच्छा है डायनासोर देखने की, लेकिन देख नहीं पा रहे। अगर हम लोग उनको खत्म नहीं करते, मान लो कि खत्म कैसे भी हो, अलग तरीके से हो गए होंगे, लेकिन वो अगर होते कि हम लोग देखते कि काफी अपने मॉल के अंदर डायनासोर आ गया, चलो भगाओ रे थोड़े से खेत में डायनासोर बढ़ गया, ठीक है ना, जब भगा दिया तो हम लोग उसके पीछे भागते, डायनासोर भागता फिर उड़ के आ जाता, वो होता या नहीं होता, ठीक उसको खा गया, ये पूरी की पूरी फसल खा गया, जैसे आजकल रोजड़े आते हैं वैसे डायनासोर भगाते। तो यानी कि अगर हम लोग अपने शेर को, अपने हिरण को या किसी भी अन्य जानवर को अगर बचाएंगे नहीं तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती है कि आप इनका शिकार नहीं करोगे, और जनता को अवेयर किया जाता है ताकि उनके द्वारा ऑटोमेटिकली वो वाइल्ड लाइफ को बचा लें। इसके अलावा फॉरेस्ट का भी संरक्षण करना होगा कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई नहीं करेंगे, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएगा, ना कि उन्हें काटा जाएगा। जंगलों को बचाना जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कहा जाता है कि मैदानी भागों के अंदर कम से कम 20% जंगल होने चाहिए, 20 नहीं 60%, ठीक है ना, 33% ओवरऑल जंगल होने ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे 33% जंगल नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग जंगलों को काट देते हैं, ठीक है। जंगल को काटेंगे तो हम लोगों को बारिश टाइम पे नहीं होगी, बढ़िया एयर नहीं मिलेगी। हम लोग जंगल को तो काट रहे हैं और उसकी लकड़ी से हम उस लकड़ी को बेचकर हम लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन हमें दे रहा है उसी को बचा लें। ऑक्सीजन के सिलेंडर को बचाने के लिए और लाने के लिए पैसा दे देते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के और बचाने के लिए पैसा नहीं देते हम लोग। तो वैसी भावनाएं हम लोग विकसित करेंगे, ये अवेयरनेस भी होगी इस आर्टिकल में और उससे रिलेटेड कानून भी रहेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। चलो ये सारे आ गए आर्टिकल 48 ए के तहत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, वो भी आर्टिकल 48 ए के तहत ही बनाई जाती है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का सेंचुरी किसके तहत है, आर्टिकल 48 ए के तहत। ये बताओ नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आर्टिकल 48 ए। अशोक नगर डियर पार्क 48, तो शहर के बीचों बीच डियर पार्क बना हुआ है, वो आर्टिकल 48 ए के तहत ही बनाया गया है। उसी के कुछ नियमावलियां हैं, उनके तहत बनते हैं। हमारे जो वाहन चलते हैं, मोटर व्हीकल चलते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के इंजन आ गए आजकल, BS6। गाड़ी के पीछे देखना BS6 लिखा हुआ आता है। BS6 टाइप के जो व्हीकल्स आ गए, ये भी इसी के तहत कानून बनाए जाते हैं। तो पोल्यूशन एक्ट है, पोल्यूशन अपने को हर 6 महीने में करवाना ही होगा अपनी गाड़ी का, वो भी आर्टिकल 48 ए के तहत ही बनाया जाता है। पोल्यूशन जैसे ही हम लोग किसी रोड पे जा रहे होते हैं, वहां पे किसी ट्रैफिक कर्मचारी के द्वारा अपने को रोका जाता है और उनसे द्वारा पूछा जाता है कि आपका पोल्यूशन निकालिए। तो पोल्यूशन हमारा कैरी करना कंपलसरी है, आर्टिकल 48 के तहत नियम बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो फिर आर्टिकल 49 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। 3 चीजों का प्रोटेक्शन करना है, मॉन्यूमेंट्स, सेकंड क्या है, प्लेसेस, एंड थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स। ये 3 चीजों का यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है। इनका तो करना है प्रोटेक्शन, संरक्षण, प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, नेशनल इंपोर्टेंस की, नेशनल इंपोर्टेंस की चीजें हैं। लिखो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ये भी आर्टिकल 49 के तहत आएगा। यानी कि हमारे कोई भी नेशनल इंपोर्टेंस की कोई चीजें हैं, मोनूमेंट, जैसे कुतुब मीनार का संरक्षण करना है, 2.5 दिन के झोंपड़े का संरक्षण करना है, आमेर के महलों का संरक्षण करना है, विजय स्तंभ का संरक्षण करना है, दीज आर ऑल मोनूमेंट्स। इन स्मारकों का हमारे को संरक्षण करना है, तो उसके लिए जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
जब हम लोग घूमने जाते हैं वहां पे एक संस्थान लिखा हुआ होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत संगठन बनाया गया है? आर्टिकल 49 के तहत। सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए कानून बनाए जाते हैं कि डू नॉट टच, टच नहीं करोगे आप किसी प्रकार से इनका विरूपण मत करो ना। विरूपण किया और वहां पे आपने जाके कुछ भी लिख दिया कि फला वर्सेस फला, फला विद फला, ऐसे लिख दिए जाते हैं। उसके द्वारा हम लोग अपना प्रेम का इजहार इन मोन्यूमेंट्स पे जाके नहीं कर सकते। इनका संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी रहती है। समझ में आ गया? यहाँ से रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं। किसी प्रकार से हम कुछ भी खुदाई नहीं कर सकते यहाँ पे, यानी इनको तोड़ फोड़ नहीं सकते। ठीक है, उससे रिलेटेड 3 चीजों का संरक्षण करना है। स्मारकों का फिर स्थान, कुछ स्थान होते हैं जो नेशनल इंपोर्टेंस के होते हैं, जैसे कालीबंगा एक स्थान है जो नेशनल इंपोर्टेंस का है। कुलधरा नेशनल इंपोर्टेंस का स्थान है। राजघाट नेशनल इंपोर्टेंस का स्थान है, तो उनका संरक्षण किया जाएगा। ऑब्जेक्ट्स, कुछ हमारे वस्तुएं होती है जो नेशनल इंपोर्टेंस की होती है, जैसे कि हमारे जो चिन्ह है वो नेशनल इंपोर्टेंस के चिन्ह होते हैं। ठीक है ना, वो सब ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो 3 चीजों का संरक्षण, वापस बोलो एक बार, मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट। स्मारक स्थान और वस्तु, जैसे कि सांची का नालंदा एक स्थान है, सांची एक स्थान भी है, वहां पे मोन्यूमेंट्स भी है और वहां पे ऑब्जेक्ट भी है। तीनों चीजें एक जगह आ सकती है। तो इनको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब इसमें 2 चीजें एक बार लिख लो, ये लिखा हुआ इतना ही है। अब नेशनल इंपोर्टेंस की कोई भी चीज है उसको डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास में? संसद के पास में। लिख लो, राष्ट्रीय महत्व की कोई भी चीज है उसको डिक्लेयर करेगी संसद, ये संसद के पास में अधिकार रहता है। राष्ट्रीय महत्व का निर्धारण संसद करेगी कि कोई भी स्मारक, स्थान या वस्तु राष्ट्रीय महत्व की है या नहीं है, इसका निर्धारण किया जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, डिसाइडेड बाय संसद। ये तीनों चीजों को डिसाइड संसद करेगी, इसीलिए सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है, उसके अनुसार काम करती है। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 लिखो, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, 1904 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऐसे करेंगे तो ठीक है, चलो कोई ना। जैसे ASI बना रखी है हम लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI आर्कियोलॉजी। देखते हैं हम लोग ये ASI की साइट है। तो ये था हमारा आर्टिकल 49। तो सरकार हमारे स्मारकों को, स्थानों को और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए कानून बनाएगी। बना दिए कानून, तो 49 के बाद में क्या गिनती आती है? 50। तो बताओ ये कौन से लेवल का एग्जाम है? RS और IS? पहली लेवल का एग्जाम, क्योंकि हम लोग पहली क्लास में पढ़ लेते हैं आर्टिकल। ठीक है ना, 49 के बाद 50 आता है, तो बहुत आसान एग्जाम है, हर कोई क्लियर कर सकता है। बस जो पढ़ेगा वो क्लियर कर लेगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई पूछे कि IS कैसे बना जाता है, RS कैसे बना जाता है, पढ़ो और बन जाओ। और इसका कोई दूसरा रॉकेट साइंस कोई फॉर्मूला नहीं होता, पढ़ो और बन जाओ। सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर लो, बन जाओगे जो बनना है तुम्हारे को। हिंदुस्तान में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो पढ़ने के बाद में भी कोई व्यक्ति फेल हो जाए। पढ़ लेता है तो पास हो जाता है, नहीं पढ़ता तो फेल हो जाता है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि 49 से बाद में क्या आता है? 50। आसान है, ठीक है। चलो लिखो फिर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लिखो। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, पृथक करना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब क्या होता है जी, हमारे यहाँ पे पहले क्या हुआ करता, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम आया था तो उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज स्टार्ट की।
तो पहले के जमाने में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब सरकार के द्वारा कोई कानून बना ना, उस कानूनों को लागू करवाने का जिसके पास में पावर होता है उसे एग्जीक्यूटिव पावर कहा जाता है। एक पावर होते हैं जो न्याय संबंधित होते हैं, सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, उसे जुडिशरी कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। पहले के जमाने के अंदर जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर एक ही व्यक्ति में निहित हुआ करते थे, जैसे कि किसी कलेक्टर में निहित कर दिए ये। ठीक है, जैसे कि हम लोग दो वर्ड देखते हैं, एक होता है डीएम, एक होता है डीसी, एक होता है एसडीएम, एक होता है एसडीओ। दो वर्ड हम लोगों ने सुने हैं। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरे का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर। मजिस्ट्रेटियल पावर का मतलब होता है ये जुडिशियल पावर्स है। When the person is using magisterial power means he is using some judicial powers, यानी उसके हाथ में कुछ न्यायिक अधिकार है। ये तो अब ये हालात है जब सीआरपीसी 1973 आए उसके बाद के अंदर। यहाँ पे जब व्यक्ति को डीएम होता है उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है, वहां पे पूरा पुलिस सिस्टम उसके हाथ में होता है। वो व्यक्ति कई लोगों को जमानत भी दे सकता है, उसके सामने व्यक्तियों को पेश भी किया जाता है, एक सिस्टम रहता है, मजिस्ट्रेटियल पावर है। जब व्यक्ति के द्वारा एग्जीक्यूटिव काम किए जाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करता है, जिलाधिकारी के रूप में काम किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव काम मतलब सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जितनी भी योजनाएं रहती है वो सारी योजनाएं हमारे एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आ जाती है। कि सरकार ने नरेगा योजना बनाई उसे लागू करवाना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसे लागू करवाना है, या जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है उन्हें लागू करवाना है, जो राजस्व संबंधी नियम है उन्हें लागू करवाना है। ये सारे के सारे आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर। और जुडिशियल पावर्स में आ जाते हैं न्यायपालिका संबंधी पावर, लॉ एंड ऑर्डर्स वगैरह के लिए। ये तो हम लोगों ने यहां तक देखा। अब पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जो डीएम थे उन्हीं के पास में डीजे के पावर थे। अब डीजे कौन है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, इनके पास में क्रिमिनल पावर्स होते हैं। ठीक है ना, यानी क्रिमिनल लॉ के पावर इन्हीं के पास में होते हैं, सिविल लॉ के पावर इनके पास में होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी ने अपराध किया उस व्यक्ति को जुडिशरी के सामने पेश किया जाए, ना कि यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास में पेश किया जाए। तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो बेहतर तरीके से शासन प्रशासन हो पाएगा। बेसिकली अलग करने का जो आधार ये रहता है, आर्टिकल 50 इसलिए बोला जाता है कि एक जगह क्या होता है कि मान लो कोई डीएम लगा हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो मुख्यमंत्री क्या है राजस्थान के अंदर, एग्जीक्यूटिव है, प्लस किसका भाग है, लेजिस्लेटिव का भी भाग है या नहीं है। मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव के रूप में होता है और लेजिस्लेटिव का वह पार्ट होता है। इस व्यक्ति ने किसको अपॉइंट किया, जिलाधिकारी को। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट करने वाली ये संस्था होगी तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। अगर इसी व्यक्ति के पास में जुडिशियल पावर भी रहेंगे, यानी जुडिशियरी भी इसके अंदर निहित हो गई, तो यानी यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ने एक व्यक्ति को कुछ अपॉइंट किया, इस व्यक्ति को जुडिशियल पावर भी दे दी है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशियल पावर तीनों एक ही व्यक्ति में निहित हो गए। तो यहाँ पे टायरेंट होगा या एनटायरेंट होगा, टायरेंट हो सकता है, वो अपने स्वेच्छाचारी निर्णय ले सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि किसी नेता ने फोन किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ये योजना लागू करवानी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसको ओबलाइज करना होगा। बाद के अंदर वही नेताजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने जाते हैं अपराधी के रूप में बन के, तो आपका जो ट्रांसफर है वो नेता के हाथ में है, आपका अपॉइंटमेंट नेता के हाथ में है, और नेता अपराधी बन के आता है वो आपके हाथ में है। तो बताओ आप सही तरीके से न्याय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो आपका ट्रांसफर कर देगा, वो होगा या नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर वाली जो चीजें थी उनको जुडिशरी से अलग कर दिया जाता है। इसीलिए क्या बताओ, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कोई नेता करता है, नहीं करता, वो जुडिशरी के अंडर में आते हैं, हाई कोर्ट के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है ना, राज्यपाल के अंडर में आते हैं, वो मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आता। क्या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई नेता ट्रांसफर करेगा, नहीं, कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, कोर्ट करता है उसका। ठीक है, इसलिए दोनों को अलग किया जाना जरूरी है ताकि बेहतर तरीके से चीजों का एजुकेशन हो सके, बेहतर तरीके से लोगों में न्याय दिया जा सके, जुडिशियल इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो सके। समझ में आ गया। इसीलिए बताओ आर्टिकल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव,
50 है, ये क्या है 50 है। इसके लिए एक प्रोविजन भी आया था सीआरपीसी 1973, उसमें चेंजेस कर दिए गए थे बहुत सारा। लिखो स्टेप्स, सीआरपीसी 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले तो एक में ही पावर, इसीलिए ये कलेक्टर की जो पद है कि कलेक्टर, हम लोग बोलते हैं ना तू कलेक्टर है क्या, कई बार हम लोग नहीं सुना ये, कोई व्यक्ति थोड़ा सा आदेशित करता है बार 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 कि आप कलेक्टर हो क्या, जो मेरे को इतनी बार से, वो कलेक्टर समझा है खुद ने, एक शब्द बोले जाते हैं। मतलब कलेक्टर का मतलब मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसमें जुडिशियल पावर भी निहित है, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर भी निहित है। अगर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के अंदर ये पावर ज्यादा हो जाएंगे तो लोगों का आकर्षण उस तरफ रहेगा, तो व्यक्ति टायरेंट होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। इसीलिए एक व्यक्ति को यहाँ पे टायरेंट नहीं बनाना अपने को। डेमोक्रेसी में डिवोल्यूशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। हो गया। अब आ जाओ 51 पे, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 देखो, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा। ये राज्य की जिम्मेदारी रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय शांति, ये भी कौन सा मूल्य है, हमारे एंशिएंट मूल्य है। भारतीय जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी वो किस पे आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम पर, सर्वधर्म समभाव, ग्लोबल विलेज की बात करती है हमारी। तो यहाँ पे राज्य की कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, 4 जिम्मेदारियां, उसी के अकॉर्डिंग हमारी विदेश नीति भी गवर्न होती है। हिंदुस्तान की जो विदेश नीति रहेगी, फॉरेन पॉलिसी रहेगी, आर्टिकल 51 में दिए गए 4 पॉइंटों के आधार पर वो निर्धारित रहती है। जब कभी भी हमारे को कोई विदेश नीति से रिलेटेड आर्टिकल लिखना होता है या बात करनी होती है, तो हिंदुस्तान का जब भी हमसे रवैया पूछा जाएगा, हिंदुस्तान का रवैया इन 4 पॉइंटों के आधार पे ही रहेगा। लिखो, स्टेट सेल, द स्टेट सेल, राज्य, द स्टेट सेल फर्स्ट, लिखो द स्टेट सेल फर्स्ट, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, देखो राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो भारत राज्य हमेशा ही अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अभी यूक्रेन और रशिया का जब विवाद हुआ तो भारत ने किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लिया, भारत निरपक्ष रहा, निरपेक्ष रहा, किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है भारत हमेशा, ठीक है ना। भारत का प्रत्येक स्टेप अंतरराष्ट्रीय शांति की, भारत एक एग्रेसिव देश नहीं है, किसी भी देश पे भारत अटैक नहीं करता, युद्ध कभी भी नहीं करता, सुरक्षा के लिए वो प्रतिघात कर देता है, लेकिन अटैक कभी भी नहीं करता। युद्ध नहीं किया है भारत ने कभी भी, सामने से जाके एग्रेशन नहीं किया, डिफेंस के अंदर अगला जो भी भारत के सामने आया है उसको पीट के भेज दिया। समझ में आ गया। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम है। दूसरा पॉइंट लिखो, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, देशों के मध्य न्यायोचित व सम्मानीय संबंध स्थापित करना, देशों के मध्य न्यायोचित व सम्मानीय संबंध स्थापित करना, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, भारत किसी भी देश को अपने से ऊपर नहीं मानेगा, नहीं किसी देश पे बिग ब्रदर सिंड्रोम यानी किसी भी देश को दबाएगा, यानी बराबर के रिलेशन रखेगा। जो रिलेशन रहेंगे वो न्यायोचित होने चाहिए। कोई देश थोड़ा सा कमजोर है, इकोनॉमिकली अनडेवलप है, तो भारत उसके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि मैं उसका शोषण कर लूं, जैसा कि चाइना के द्वारा कई बार हम लोग देखा जाता है, उस पर आरोप लगते हैं, ऐसे आरोप रहते हैं अलग अलग बारों पे, ठीक है। तो भारत हमेशा देशों को बराबरी के स्तर पर रखेगा, बराबरी के अलावा भारत कुछ भी नहीं सोचेगा, न्याय की बात करेगा, ये न्यायोचित रिलेशन रहने चाहिए। किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आएगा या राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो उसको भी बराबर सम्मान रहेगा, भारत का रिलेशन भी अन्य देशों के साथ में बराबर ही रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय कानूनों व संधियों का सम्मान, रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज,
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों का सम्मान। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को माना जाता है, जैसे यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जो समुद्र के कानून होते हैं भारत उनकी रेस्पेक्ट करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक न्यूमूर आइलैंड को लेकर विवाद था, भारत के विरोध में पक्ष फैसला आ गया तो भारत ने वह मान लिया। समझ में आ गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय, भारत और चाइना के बीच में कई बार विवाद चलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय कुछ भी कह देता है, इंटरनेशनल कोर्ट, वो भारत मान लेता है, क्योंकि भारत ने अपना आर्टिकल 51 पे कह रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी कानून रहेगा, संधि रहेगी, उसको मानेंगे। पेरिस समझौता हुआ इन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के विरोध में 2015 में, जिसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015। अमेरिका ने मना कर दिया, हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। पहले शामिल हुए फिर बाहर निकल गए जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। भारत ने कहा कि हम लोग शामिल होंगे और आगे बढ़ाएंगे। भारत कह रहा है 2070 तक हम लोग भारत को जीरो कार्बन पॉलिसी पे काम करेंगे, 2070 तक जीरो कार्बन पे लेके आ जाएंगे। 2030 तक हम लोग 500 मेगावाट से ज्यादा 500 गीगावाट, ठीक है ना, गीगावाट से ज्यादा जो भी हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसे एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देंगे। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून संधियां ही तो है ये। भारत ने अभी COP26 के अंदर भाग लिया, वहां पे जो भी बातें भी भारत ने मान ली। यानी अंतरराष्ट्रीय सब लोग मिल बैठ के जो भी फैसला लेंगे उसको भारत मानेगा। तो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संधियां बनाई जाएगी, भारत उसको मानता है, उसका रेटिफिकेशन करवाता है बकायदा पार्लियामेंट के द्वारा। तो तीसरा ये बात होगी। चौथी बात लिखो, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता से अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने, लिखो मध्यस्थता से अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा, अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को बढ़ावा देगा। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता से अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने को बढ़ावा देगा। यानी अंतरराष्ट्रीय जो भी डिस्प्यूट है मध्यस्थता से सुलटारा करो इनको, ठीक है ना। अभी रशिया और यूक्रेन भिड़ लिए, ये आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे मत लड़ो, ठीक है ना। कि पावर से मत दिखाओ अपने आप को। तो यूएन को बढ़ावा देने की बात करता है भारत, ठीक है ना। जितने भी मध्यस्थता के संगठन है उनको बढ़ावा देने की बात करता है। ये था हमारा आर्टिकल 51। तो एक बार इसका रिवीजन करें, वापस बताओ आर्टिकल 51 क्या कहता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राज्य को 4 जिम्मेदारियां दी गई है, कौन कौन सी। पहली, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, देशों के मध्य एक न्यायोचित और सम्मानीय रिलेशन स्थापित करेगा। अंतरराष्ट्रीय संधियों व कानूनों को मानेगा, टू ओबे और रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज। और चौथा, encourage the settlement of international disputes through the arbitration, अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद है उनको मध्यस्थता से निपटाने का बात करेगा। यह था हमारा भाग 4 खत्म, डीपीएसपी ओवर। कल हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके।